नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही विशाल और उतने ही विवादित मुद्दे पर बात करने वाले हैं, भारत के ग्रेट निकोबार आइलैंड का मेगा प्रोजेक्ट। हम सरकार के आधिकारिक दावों और सोर्स द्वारा बताई गई जमीनी हकीकत दोनों की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा जीव जो 66 मिलियन साल पहले धरती से टकराए उस भयानक एस्ट्रॉइड के हमले में भी बच गया था, क्या वो इस 81,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से बच पाएगा? हम बात कर रहे हैं लेदरबैक सी टर्टल की। सोर्स के मुताबिक गैलाथिया बे में मौजूद इनका ये सबसे बड़ा नेस्टिंग ग्राउंड आज एक बहुत ही गंभीर और मॉडर्न खतरे के साए में है। इस पूरे विश्लेषण के दौरान हम इन 6 मुख्य पहलुओं को कवर करेंगे। हम आइलैंड के भूगोल से लेकर प्रोजेक्ट की डिटेल्स, इसके इकोलॉजिकल और मानवीय नुकसान, क्लियरेंस से जुड़े विवाद, मलक्का स्ट्रेट की जियोपॉलिटिक्स और रणनीतिक दावों के पीछे के असली कमर्शियल मोटिव्स, इन सब पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 1, द ग्रेट निकोबार आइलैंड। शुरुआत इसके भूगोल से करते हैं। ये बंगाल की खाड़ी में भारत के एकदम दक्षिणी सिरे यानी सदर्नमोस्ट टिप पर बसा हुआ है। अब ये जगह यूं ही आम नहीं है। सोर्स बताता है कि इसकी इकोलॉजिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है। 2013 में इसे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। ये अलग थलग सा आइलैंड शोम्पेन जनजाति का घर है, जिनका बाहरी दुनिया से आज तक कोई संपर्क नहीं रहा है। और यहाँ के घने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में निकोबार लॉन्ग टेल्ड मैकाक, मेगापोड और ट्री श्रू जैसी अनोखी प्रजातियां पाई जाती हैं, जो आपको पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगी। लिटरली कहीं और नहीं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द मेगा प्रोजेक्ट डिटेल्स। यहाँ हम सरकार के इस विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के स्केल को समझेंगे। इस प्रोजेक्ट का स्केल आपको सच में हैरान कर देगा। करीब 81,000 करोड़ रुपए का बजट है और इसके 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ड्यूअल यूज एयरपोर्ट, 450 MVA का पावर प्लांट और एक कमर्शियल टाउनशिप। लगभग 116 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस प्रोजेक्ट का मकसद यहाँ करीब 6.5 लाख लोगों को बसाना है और इसका पहला फेज 2028 तक ऑपरेशनल करने का टारगेट है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे सेक्शन की, इकोलॉजिकल और ह्यूमन कॉस्ट्स। यहाँ सबसे क्रूशल बात यह है कि हम सरकार के पर्यावरण प्रभाव के आंकड़ों को इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स के डेटा के साथ कंपेयर करके देखें। अगर आप दोनों आंकड़ों को देखें तो एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है। ऑफिशियल दावों में कहा गया है कि सिर्फ 1.82% जंगल का नुकसान होगा, लेकिन क्रिटिक्स पॉइंट आउट करते हैं कि ये आंकड़ा तो पूरे अंडमान का है। असल में सिर्फ इस ग्रेट निकोबार आइलैंड के 15% जंगल साफ हो जाएंगे। जरा सोचिए, इसका मतलब है लगभग 1 करोड़ प्राचीन पेड़ों की कटाई। ऐसे पेड़ जो दशकों पुराने हैं और हमारे लिए प्राकृतिक एयर कंडीशनर का काम करते हैं। सिर्फ पेड़ ही नहीं, समुद्र के अंदर भी बहुत कुछ दांव पर है। सोर्स के मुताबिक गैलाथिया बेस से 16,000 से ज्यादा कोरल कॉलोनियों को कहीं और रिलोकेट करने का ऑफिशियल प्लान है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों ने इसे साफ तौर पर साइंटिफिक मैडनेस यानी वैज्ञानिक पागलपन कहा है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े स्केल पर कोरल रिलोकेशन का विज्ञान आज तक पूरी तरह से प्रूवन है ही नहीं। अब इस पूरे एक्सप्लेनर का शायद सबसे चौंकाने वाला और चिंताजनक नंबर है 29। ये नंबर कोई मामूली नंबर नहीं है। 2011 के सेंसस के मुताबिक ये उन शोम्पेन आदिवासियों की कुल आबादी है जो आज तक बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं आए हैं। और ये बहुत ही सीरियस बात है। सोर्स इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और सर्वाइवल इंटरनेशनल की एक सख्त चेतावनी को हाईलाइट करता है। उनका कहना है कि इस बेहद नाजुक स्वदेशी समूह को बाहरी लोगों और नई बीमारियों के संपर्क में लाना उनके लिए एक डेथ सेंटेंस या नरसंहार के बराबर है, क्योंकि उनका शरीर बाहरी दुनिया की आम बीमारियों से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जब दांव पर इतना कुछ लगा हो तो हमारा चौथा सेक्शन समझना बहुत जरूरी हो जाता है, द प्रोसीजरल कॉन्ट्रोवर्सीज। आखिर इतने बड़े प्रोजेक्ट को कानूनी और पर्यावरण मंजूरियां मिली कैसे? अगर आप इस टाइमलाइन को देखेंगे तो कई सवाल खड़े होते हैं। 1997 में गलाथिया बे को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। 2020 तक के सरकारी मैप्स में वहां बड़े बड़े कोरल रीफ्स दिखाए जाते थे, लेकिन फिर जनवरी 2021 में दशकों पुरानी इस सेंचुरी को अचानक डीनोटिफाई कर दिया गया। और तो और 2021 के एक नए मैप से कोरल रीफ्स को रहस्यमय तरीके से पूरी तरह गायब ही कर दिया गया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आलोचकों का सीधा आरोप है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के प्रोसेस में भी काफी हेरफेर हुई।
जैसे लक्ष्मीनगर पंचायत ग्राम सभा से अप्रूवल लिया गया, जहां कथित तौर पर एक भी ट्राइबल मेंबर नहीं था। सब डिविजनल कमेटी में 2 एसटी सदस्यों का होना जरूरी था, लेकिन वहां सिर्फ एक ही मौजूद था। और सबसे हैरान करने वाली बात, इतने बड़े प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA सिर्फ चुनिंदा डेटा का इस्तेमाल करके महज 6 से 7 दिनों के अंदर जल्दबाजी में पास कर दिया गया। चलिए अब थोड़ा जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं। सेक्शन 5 द मलक्का स्ट्रेट जियोपॉलिटिक्स। अक्सर इस प्रोजेक्ट को यह कहकर जस्टिफाई किया जाता है कि चीन को काउंटर करने और मलक्का स्ट्रेट को चोक करने के लिए यह बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम है। लेकिन हमारा सोर्स इस नेशनल सिक्योरिटी वाले नैरेटिव पर कई वैलिड सवाल उठाता है। ज्योग्राफिकल रियलिटी ये है कि ग्रेट निकोबार असल चोक पॉइंट से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान सी में है। मलक्का का जो असली चोक पॉइंट है वो सिंगापुर के पास है और सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि ग्रेट निकोबार वहां से कम 200 से 300 किलोमीटर दूर है। तो क्या ये चोक पॉइंट वाली थ्योरी सच में काम करती है? इस मलक्का डिलेमा वाली बात को, जो वैसे 2003 में खुद चीन ने ही कॉइन की थी, डिबंक करने के लिए सोर्स कई सारे ऑल्टरनेटिव रूट्स गिनाता है। चीन के पास म्यांमार ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, सीपैक, सेंट्रल एशिया की पाइपलाइंस, यूरोप तक जाने वाले ट्रेन कॉरिडोर्स और आर्कटिक पोलर सिल्क रोड जैसे कई रास्ते मौजूद हैं। ये सब मलक्का स्ट्रेट को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं। तो अगर जियोपॉलिटिक्स वाला तर्क भी ज्योग्राफिकली थोड़ा कमजोर लगता है, तो सवाल ये उठता है कि इसका असली मकसद क्या है। यही हमारा छठा और आखिरी सेक्शन है, स्ट्रेटेजिक एम्स वर्सेस कमर्शियल मोटिव्स। सोर्स का साफ तौर पर यह तर्क है कि नेशनल सिक्योरिटी का एंगल असल में एक मुखौटा है, ताकि बड़े कमर्शियल वेंचर्स को जस्टिफाई किया जा सके। आप खुद देखिए, प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट में 115 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कसिनोज, रिजॉर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट क्लस्टर्स बनाने की बात है, वो भी दुनिया के सबसे प्राचीन और नाजुक नेचर रिजर्व के ठीक बीचों बीच। क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? और एक बात, उस एरिया में पहले से ही नेवी का INS बाज एयर स्टेशन निगरानी कर रहा है। पोर्ट ब्लेयर में ट्राई सर्विसेज कमांड भी मौजूद है। इसके अलावा जिन 11 कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई है, उनमें अडानी पोर्ट्स भी शामिल हैं। सोर्स का यह स्ट्रांगली मानना है कि इकोलॉजी और इंडिजिनस लोगों को बचाने से ज्यादा शायद कॉर्पोरेट और कमर्शियल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जा रही है। जब हम इन सारी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस की कीमत हमारे प्राचीन इकोसिस्टम और वहां के मूल निवासियों की जिंदगी से ज्यादा है? एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। ग्रेट निकोबार के ये प्राचीन वर्षावन, कोरल रीफ्स, समुद्री कछुए और वहां की अनूठी आदिवासी विरासत, ये सब वो दौलत हैं जिसे अगर एक बार खो दिया तो हम इंसान इसे दोबारा कभी नहीं बना पाएंगे। ये विश्लेषण हमें इसी सोच के साथ छोड़ जाता है कि क्या कैसीनो और रिजॉर्ट्स के लिए इस धरती के सबसे सेंसिटिव हिस्सों को हमेशा के लिए मिटा देना सही मायने में विकास है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं?